हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज से आपके लिए एक स्टार्ट करने जा रहा हूं एक ऐसी सीरीज जो सीटेट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी सीटेट में पेपर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, उन सभी क्वेश्चन पेपर को हम लोग सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप और बारी बारी से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो है सीटेट 2020 के लिए सीडीपी यानी बाल विकास दिसंबर 2019 पेपर 1 का सॉल्यूशन आपके सामने मैं रख रहा हूं। आई होप कि ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिकतम स्टूडेंट इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं कि इसमें हम क्या आपके सामने रखने वाले हैं। देखिएगा, सीटेट पेपर 1 जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था, सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2019 में जो हुआ था, उससे संबंधित चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, बेहतर बात आपके लिए ये होगी, जो मैं आपके सामने पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं उसमें आपको बाइलिंगुअल कराने वाला हूं, यानी दोनों भाषाओं में आपके सामने ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, solution by अतुल कुमार मसौतिया फ्रॉम ई वर्ल्ड एकेडमी। नाउ यू कैन कांटेक्ट मी। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय, जो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा इसमें मैंने शो कर दिया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो इसमें दिया है 8449889709। एक बार मैं आपको आपकी बता दी। ठीक है, देखिए, हाँ आप एक बार और दे लीजिएगा, मैं आपको दे रहा हूं 8449889709। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड इंग्लिश पेडागोजी एंड एनी अदर पेडागोजी ऑल सब्जेक्ट जो भी आप सीटेट में चाहते हैं, उसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं इस पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 में, व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव पीरियड फॉर द एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन में दिए हैं प्रीनेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड या मिडिल चाइल्डहुड। बात कर ले इंग्लिश में, तो इंग्लिश हिंदी में दिया है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ऑप्शन में दिए हैं जन्म से पूर्व की अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था। दोस्तों, अगर बात करूं मैं जिन पियाजे जी के सिद्धांत को लेकर, आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा जिन पियाजे का सिद्धांत, कोलबर्ग का सिद्धांत सभी आपको मिल जाएगा। अगर जिन पियाजे के सिद्धांत के आधार पर देखें, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के आधार पर देखें, तो उन्होंने बताया है कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें सबसे ज्यादा जो एक्विजिशन करता है और वो चीजों को समझने का प्रयास करता है, और सबसे तेजी से जो विकास होता है वो होता है आपका बाल्य अवस्था में, पूर्व बाल्य अवस्था, यानी कौन सी, प्रारंभिक बाल्य अवस्था इसको माना गया है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था इज द राइट आंसर। यानी ये स्टेज जो होती है आपकी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच मानी गई है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद अगर बात करें, यानी 2 से 11 वर्ष की आयु को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 11 से आपके एडल्ट तक इस स्टेज को देखें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको माना जाता है। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद करते हैं, स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कॉलबर्ग। लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा कौन सी ऐसी मॉरल डेवलपमेंट है जो प्रपोज किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। लेटेंट स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, टेंजिबल ऑपरेशनल स्टेज या इंडस्ट्री बेस्ड सबऑर्डिनेशन स्टेज। ये आपके सामने है नंबर 2 क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी, आप लोग उम्मीद करता हूं कि आंसर कर पा रहे होंगे। आप हिंदी में देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। आपने लॉरेंस कॉलबर्ग का अगर सिद्धांत पढ़ा होगा तो आप आंसर कर सकते हैं, नहीं पढ़ा तो मैं आपको कराऊंगा। प्रसूति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संकरात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। दोस्तों, अगर राइट आंसर की ओर रुख करें तो हमारा जो इसमें राइट आंसर है वो है आपका, राइट आंसर है हमारा नंबर सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं इस अवस्था में। ठीक है, चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हम पूरे 30 के 30 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। पूरे
पिछले 10 साल में, पिछले 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को डिस्कस करूंगा। व्हाट्सएप पे मेरे साथ बने रहेगा, पूरी वीडियो को देखिएगा अंत तक। अगर आप चाहते हैं इस पूरे पीडीएफ, इसको पूरी पीडीएफ फॉर्म में चाहना मतलब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में इसकी वीडियो के स्टार्टिंग में दे चुका हूं, आप लोग देखिएगा। When during classroom discussion, teachers often pay more attention to the boys than girls, whose example is this? यानी एक टीचर है जो लड़कों पर अधिक ध्यान देता है लड़कियों की अपेक्षा, ठीक है। More often pay more attention to the boys than girls, गर्ल्स की अपेक्षा लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो whose example is this? ये एग्जाम्पल किसका है, ये आपको आंसर करना है। जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जेंडर वाइज, जेंडर आइडेंटिफिकेशन या जेंडर एवोल्यूशन या जेंडर होमोजेनिटी। ठीक है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जो हमने आयोग के अनुसार देखा है, आयोग आंसर की जो जारी करता है आयोग, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो है जेंडर वाइज। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों है जेंडर वाइज? जब हम बच्चों के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में मतभेद की बात करते हैं, यानी लिंग भेद की बात की जाती है, तो वहां आ जाता है आपका जेंडर वाइज, और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन भी अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप लोग 2020 के सीटेट एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को पूरी देखोगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट दे उठाकर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े और आपका यहीं से ही चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट और आपका इंग्लिश पेडागोजी आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, पूरा 30 क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following method is effective for the reducing gender stereotyping and gender role conformity in the children? ठीक है, जेंडर डिस्कशन अबाउट फेवरेटिज्म, जेंडर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द स्पेसिफिक रूल्स, या जेंडर फॉर्मिंग सेपरेट स्पोर्ट्स, या जेंडर अरेंजिंग सेपरेट सीटिंग। हिंदी में आप लोगों की बात करूं तो हिंदी में पूछा हुआ है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ये आपको आंसर करना था। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, या जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर की जो बोर्ड के आयोग के अनुसार माना है, वो नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी पहला ही आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अगर आप जेंडर स्टेरियोटाइपिंग करना चाहते हैं, यानी लिंग मतभेद को खत्म करना चाहते हैं, तो उस पर चर्चा कीजिए, बच्चों को बताएं कि इसके क्या नुकसान है। ठीक है, इसको लेकर कितनी सारी भ्रांतियां आप समाज में पैदा हो सकती हैं, समझ में आ गया होगा। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। नंबर 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट वीव्ड चिल्ड्रन एज एक्टिव इन एक्विजिशंस ऑफ knowledge and valued the impact of social and cultural content and their thinking? John B. Watson, Lev Vygotsky, J. Piaget and Lon Polvers। ठीक है, हिंदी में बात करें तो यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा और उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय यानी वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? यानी 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जो राइट आंसर जब सोशल की बात आएगी तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाता है कौन सा? लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा जब डेवलप होता है, बच्चे के जो मानसिक विकास होता है, भाषा का जो विकास होता है, वो तभी होगा जब बच्चे को प्रैक्टिकली सोसाइटी से जोड़ा जाएगा, समाज से जोड़कर वो सीखेगा। ठीक है, अपने पीर्स के द्वारा मतलब अपने सहयोगी के द्वारा कुछ जो मोर एक्सपर्ट है, MKO प्रणाली उन्होंने दी है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, उनसे ज्यादा जो जानकारी रखने वाले, उनसे संपर्क में आकर बच्चा सीखता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका भी क्या होगा। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर तो दोस्तों बनता है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो। चलिए से बताएं, एट द टाइम ऑफ बिट पजल, एक जिक्सा पहेली है, 5 ईयर ओल्ड नजमा, जो 5 ईयर ओल्ड 5 साल की जो बच्ची है नजमा, से इसको हर साल खुद से कहती है। बता दे, यहां पर बताया जा रहा है कि वो खुद से कह रही है, किसी और से नहीं कह रही है। वेयर इज द ब्लू पीस, कहां पर है वो नीला वाला टुकड़ा? नो, ये नहीं, इजंट इट, ये वाला नहीं, बिकॉज ऑफ थिक कलर। ठीक है, वही कलर, दिस शू विल बी कंप्लीट, जिससे ये जूता पूरा होगा। यानी वी डू, इसमें हम वो क्या कर रही है, हम क्या करेंगे, पर्सनल कन्वर्सेशन की बात की जा रही है, स्पीक लाउडली, या इसका फोल्डिंग या सेल्फ सेंटर्ड टॉक की बात हो रही है।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ से मतलब खुद से लगा लेते हैं और इसका ऑप्शन लगाकर आए थे सेल्फ सेंटर्ड टॉक। तो सेल्फ सेंटर्ड टॉक की बात नहीं हो रही है, लेकिन वो खुद से ही बातें हो रही हैं और जिसको लेकर वाइगोत्स्की, ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच में इसको रखते हैं, यानी पर्सनल कन्वर्सेशन इज द राइट आंसर। पर्सनल कन्वर्सेशन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे ही कंटिन्यू आपके लिए सीरीज लाता रहूंगा 2011 से लेकर 2019 तक। जितने भी सीटेट ने पूछा है क्वेश्चंस को उनको सबको डिस्कस करूंगा। आपके इंग्लिश पेडागोजी के भी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, सबको लेकर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। यानी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, समझने का प्रयास करें। प्रमोटिंग चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक बच्चे को सहायता प्राप्त कराना, सहायता देना जब वो उस बच्चे को सहायता की जरूरत हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन कहलाता है, या कॉन्ट्रैक्टिंग, उसके साथ संबंध स्थापित करना। ठीक है, अनुबंधन कहलाता है, ट्रेनिंग यानी कहने का ट्रेनिंग कहलाता है, या इसका फोल्ड कहलाता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा। बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? उदाहरण है प्रबलन, अनुबंधन, प्रशिक्षण या पाठ। दोस्तों हिंदी में कहीं ना कहीं डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन यही इसका आंसर करेक्ट है। नंबर 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो राइट आंसर है वो हमारा नंबर 4 वाला सही है, इसका फोल्डिंग। अब दोस्तों जिन लोगों ने इसका फोल्डिंग यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत को, प्रिंसिपल को नहीं पढ़ा है, उनकी जानकारी के लिए थोड़ी सी ब्रीफ थ्योरी के बारे में दे दूं। इसका फोल्डिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा साइकिल चला तो सकता है एंड बट विदाउट एनी हेल्प ही और सी कांट डू, या वह लड़की है या लड़का वो काम नहीं कर सकता जब तक उसको कोई सहायता नहीं दी जाए। यानी एक ऐसी सहायता थोड़ी दूर उसके साइकिल को पकड़ा जाए तब वो बच्चा साइकिल को चला सकता है। तो इस प्रकार की दी जाने वाली सहायता कहलाती है आपकी इसका फोल्डिंग। और ये कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइजेस द टेंजिबल कॉग्निटिव स्टेट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे के द्वारा ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, टेंजिबल कॉग्निटिव स्टेट यानी जो स्पर्शता से संबंधित है, मूर्त संज्ञानात्मक से संबंधित है। हिंदी में देख लेते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संज्ञात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ऑप्शन आपके सामने है। परिकल्पित, निगमात्मक तर्क, दुखवादी विचार, या संरक्षण कक्षा समावेश, आस्था, सिमुलेशन, पदार्थ जीवता, या प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणता। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा आपको देखने में। चलिए दोस्तों इसके राइट आंसर को करते हैं। और दोस्तों जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मेरे से इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कॉस्ट, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 8449889709। ठीक है, आप हमारे चैनल को ईवर्ल्ड एकेडमी हापुड़ को आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं तरह तरह की वीडियो डालता रहता हूं। जीएस पर भी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर नंबर 2 प्रोटेक्शन एंड क्लास इंक्लूजन। बच्चे को संरक्षण दिया जाए और क्लास को समावेशी बनाया जाए, सब बच्चों को एक साथ लेकर चला जाए, किसी बच्चे को अनदेखा ना किया जाए जिससे कि बच्चा डिमोटिवेट ना हो। बच्चा को अभिप्रेरित रखना है, उसको डिमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये आंसर की जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके सामने है आयोग द्वारा दिए हुए आंसर। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, एक भी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द composition of Piaget in the context of children's and cognitive development। and cognitive development यानी आपके सामने ऑप्शन है which of the following is the composition of Piaget। जो Piaget का जो composition है कौन सा है? in the context of children's cognitive development, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। स्कीमा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इनरिचमेंट। जो लोग हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे उनके लिए बात करता हूं हिंदी में, तो समझ लीजिएगा। बाइलिंगुअल आपके लिए क्लास
प्रोवाइड की जा रही है आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत मैं करता हूं, तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट तो आपका बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि समय पर नोटिफिकेशन आपका नेक्स्ट क्लास के लिए आ सके। ठीक है बच्चों के संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? तो प्याजे की संरचना की बात करते हैं तो स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुशासन या प्रबलन। देखिए दोस्तों जब प्याजे की बात करते हैं तो प्याजे कहते हैं स्कीमा की बात करते हैं। जो की फीचर्स मैंने बताए होंगे, आपको नहीं बताया तो मैं आपको बता दूंगा कि की फीचर्स में आता है दोस्तों इसका स्कीमा, यानी स्कीमा हमारा राइट आंसर है, स्कीमा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? स्कीमा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर रुख करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डिजिटल बोर्ड आपके सामने है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रेजेंटेशन में आपको पेश कर रहा हूं, समय समय पर आप लोग देखते रहिएगा इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि आपको कोई भी मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट नहीं उठाकर लाना है, बिल्कुल बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेगी, बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा पीडीएफ विद आंसर की। देखिए व्हाट शुड बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टिमेशन, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट है जो एस्टिमेशन का है, आइए देख लेते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबद्धता के बारे में बच्चों की स्पष्टता और डोमिनियों को समझना, या छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें नामांकित करना, या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्णता के बारे में बताना। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। आई होप कि इसका आंसर आप लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, समय को बर्बाद न करते इसका राइट आंसर की ओर। और जो इसका राइट और एक्चुअल में आंसर है वो है आपका नंबर 2। नंबर 2 इज द राइट आंसर। जो नंबर 2 है बिल्कुल 10 का राइट आंसर है, यही आयोग ने माना है और यही हम सबको मानना है, क्योंकि हमें चलना है आयोग के अनुसार, क्योंकि वही हमें मार्क्स देगा, तभी हमारा सीटेट क्वालिफाई होगा। उसके बावजूद वी आर एबल टू गेट द जॉब, वी आर एबल टू बीइंग अ टीचर इन इंडिया। ओके थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एस्पायरेंट हु आर वाचिंग दिस लाइव सेशन। दोस्तों सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा इस सेशन को देखकर। फॉलोइंग व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंसी, निम्न में से कौन सा इंटेलिजेंसी के बारे में बात करता है, यानी किसके बारे में बात करता है दोस्तों? बुद्धिमत्ता के बारे में बात करता है। विजडम इज इट सर्टेन एबिलिटी दैट इज डिटरमाइंड एट बर्थ। फॉर ऑप्शन आपके सामने पढ़ लीजिएगा एक बार, आप लोग आंसर करें। इसमें चलते हैं हिंदी की तरफ। जो लोग हिंदी माध्यम से, जो लोग इंग्लिश को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर पाते हैं, उनके लिए बाइलिंगुअल मैंने क्लास रखी है। ठीक है कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। क्या ऐसा है? नहीं दोस्तों, बुद्धि को मान्यकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से प्रभावित और निर्धारित किया जा सकता है। ये भी आंसर गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। बुद्धि एक एकात्मक कारक है, एक एकांकी विशेषक है, नहीं, ये भी आंसर नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर है बुद्धि एक बहुआयामी है। बुद्धि कैसी है दोस्तों? बहुआयामी है, सार्वभौमिक है, जटिल योग्यताओं का एक समूह है। जटिल योग्यताएं जो हम जटिलता से सीखते हैं। ठीक है तो यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, वो जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका नंबर 4। नंबर 4 यानी आईक्यू की बात करती है, बुद्धि के बारे में जो बात करते हैं, इंटेलिजेंसी के बारे में जो हम बात करते हैं, वो बुद्धिमत्ता को बताता है और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय को बहुत तेजी से खींचना है, बहुत कम समय में आपको वो चीज देनी है जो यूट्यूब पे शायद बहुत कम टीचर्स आपको दे पा रहे होंगे। ठीक है रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन। रूही जो है वो बहुत सारे बहु विकल्प में, मतलब बहुत तरीके से सोचती है, कई तरीके के सॉल्यूशन सोचती है टू द प्रॉब्लम, एक समस्या के बारे में। मैनी ऑफ दोज सॉल्यूशन आर फंडामेंटल, उनमें से कुछ जो आधारिक सॉल्यूशन है। व्हाट क्वालिटीज इज रूही एग्जिबिटिंग, वो कौन सी चीज, कौन सी जो क्वालिटी है उनको दर्शा रही है आप लोगों के सामने हिंदी में ये रहा। रूही हमेशा समस्या का एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें ये काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही के किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अजैविक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक या आत्म केंद्रित विचारक। इंग्लिश में बात करें तो कौन सा है? क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, इनफ्लेक्सिबल थिंकर या सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है चलिए दोस्तों इसके राइट आंसर की ओर करते हैं और जो हमारा राइट आंसर है वो है नंबर 1। यानी जब एक बच्चा एक ही क्वेश्चन के कई आंसर सोच रहा हो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, अरे ना ये हो सकता है, नहीं ये गलत होगा तो ये होगा, इस तरीके से अगर वो बहुत ज्यादा मौर को सोच पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को क्रिएटिव बना रहा है, सृजनात्मकता वाला बना रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल है आपका नाम एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ के नाम से, जहां आपको बहुत सारे जो अभी वीडियोस मिल जाएंगे, जो प्लेलिस्ट में आप पर
जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, व्हाट शुड a teacher do if there is a less participation by the student belonging to the disadvantaged group। समझ पा रहे हैं दोस्तों, हिंदी वालों के लिए चलें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित छात्रों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, यानी बच्चे विद्यालय छोड़ दें, ऐसा कहेगा कोई? नहीं दोस्तों, ये आंसर गलत हो जाएगा। इस स्थिति को जैसा है स्वीकार कर लेना चाहिए, ये ऐसा भी नहीं है। इन छात्रों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ये नंबर 4 की बात करें तो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की भागीदारी तरीके सुधार करने के लिए नए तरीके विकसित करने चाहिए। एज ए टीचर, अगर आप पढ़ा रहे हैं, यू आर ए टीचर इन ए क्लासरूम एंड यू वांट टू टीच बेटर एंड इफेक्टिव, तो आपको एक ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे कि वो बच्चा जो सबसे बुद्धि में कम है, जो कम तरीके से सोच पा रहा है, उसके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको अच्छे तरीके ढूंढ कर लाने चाहिए जिससे बच्चा अच्छे से उनका आंसर दे पाए और अच्छे से चीजों को समझ पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 14 आने वाला है, जल्दी से आंसर दे। 14 नंबर स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताएं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंतर्गत अ टीचर शुड नॉट, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रिपेयर स्पेसिफिक एजुकेशनल प्लान्स, sometimes prepare, actively prepare, yes should be discouraged to the prepare, यानी डिस्कोरेज करना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने ये, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सही रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 14 का। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है, जब बात आएगी एक्टिव की, ये हमारा एक्टिव एक पॉजिटिव कीवर्ड है। एक्टिव क्या है? एक पॉजिटिव कीवर्ड है, यानी जब पॉजिटिव की बात आए, एक्टिव की बात आए, मोटिवेशन की बात आए, अपॉर्चुनिटी की बात आए, क्रिएटिविटी की बात आए, तो ये हमारे पॉजिटिव कीवर्ड होते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली आंसर सही होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएं इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन 15 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ चिल्ड्रन विद रीडिंग? वो कौन से प्राइमरी सिम्टम है जो रीडिंग के होते हैं? हिंदी में पढ़ लेते हैं, जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पठन वलीय में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? देखिए हिंदी में और भी ज्यादा टफ लग रहा मुझे तो। न्यूनतम अवतरण विकास, अपसारी चिंतन, पढ़ने में चार प्रवाहिता या दवा पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार बदलने की प्रवृत्ति। मैं इसमें देखें तो एक्यूट अटेंशनल डिसऑर्डर, डाइवर्जेंट थिंकर एंड फॉर रीडिंग फ्लुएंसी, इनएबिलिटी टू रीड इंफिनिटली, या रिपीटिंग द सेम डायनेमिक वर्क। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसके राइट आंसर की ओर, चूंकि समय काफी मैं दे चुका हूं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा नंबर 3। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका नंबर 3, इनएबिलिटी टू रीड इन्फ्लुएंसी। ठीक है, वो इन्फ्लुएंसी के साथ नहीं पढ़ता है जब उसकी इनिशियल स्टेज होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिएगा और अच्छे से आंसर करिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन मेंशन्ड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्न में से किस पर बेस करता है? दोस्तों हिंदी माध्यम वालों के लिए मैं बाइलिंगुअल करा रहा हूं, समझने का प्रयास करें। शिक्षा का अधिकार यानी अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट को समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित है? और ऑप्शन आपके सामने है। व्यवहारिकता का सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति व अभिविन्यास, अधिकार आधारित मानवता दृष्टिकोण, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को बुनियादी सुविधा में शामिल करना। आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर करेक्ट पता होगा, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को समझ पा रहे होंगे। नंबर 16 क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर, और जिसका आयोग ने राइट आंसर माना है वो है आपका नंबर 3, राइट टू बेस टू ह्यूमैनिटेशन परसेप्शंस। नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नंबर 16 मेरिस्टेम डिसेबल्ड चिल्ड्रन बाय द प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन, ये नहीं हो सकता। चलिए नंबर 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने ही वाला है और ये आ गया। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग अपना आंसर भी करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। जिन लोगों के आंसर 30 अबाउट 30 है, समझ लेना वो अपने आप को सुप्रीम मान लेना कि आप लोग पूरा कर पा रहे हैं। जो लोग 20 तक भी पहुंच पा रहे हैं कहीं ना कहीं वो बेटर है, लेकिन 20 से नीचे वाले अपने आप को अपने आप पर चिंतन करना पड़ेगा। आपको हमारी क्लास लेनी पड़ेगी कंटिन्यू, अगर आप अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड इंग्लिश पेडागोजी को सुधारना चाहते हैं। ठीक है,
In a structural framework, learning is a primarily is based on mechanical recall, focused on enforcement is earned by the contacting and is focused on the process of कॉम्प्रिहेंशन। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। यंत्र त्याग करने पर आधारित, प्रबलन पर केंद्रित, अनुबंधन द्वारा अर्जित किया जाए या अवरोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। आयोग के आप लोगों को इसका आंसर सही पता होगा। देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं हम संरचनावादी ढांचे की, किसकी बात करते हैं? संरचनावादी ढांचे की। तो आपको फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, आपको समझने पर जोर देना चाहिए। जैसे कि रूही एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए कई ऑप्शन सोच रही थी उसके। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों, नंबर 18 क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं और आपका 18 क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूटिव प्रिंसिपल मेड बाय द चिल्ड्रन अबाउट मेनी इवेंट, व्हाट शुड अ टीचर डू? एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं हिंदी माध्यम वालों के लिए। जो लोग ये ना कहें कि सर आप सभी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम का मैं नियम फॉलो करता हूं, तो आपको भी ध्यान देगा। कई घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को दंडित करना चाहिए। देखिए एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को दंडित नहीं करना है। आगे बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत पर बल देना चाहिए। ये बदल नहीं है, बल देना चाहिए, होना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। ये चीजें हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट है वो राइट आंसर आपका नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। बच्चा जो सोच रहा है अगर वो गलत सोच रहा है तो उसको चेतावनी दो कि ये गलत है, उसको सही करने का प्रयास करो एज ए टीचर, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नंबर 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2019 का ये फुल मैं आपको 2019 दिसंबर में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले चैनल को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी? यानी कौन सी स्पेशली है, विशेषता चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी कौन सी है? हिंदी में पढ़ लीजिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, ये आपसे पूछा हुआ है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्र याद करना या योग्यताओं के आधार पर छात्रों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना। जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? और आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। समय आपको दे चुका हूं, काफी समय आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो राइट आंसर नंबर 18 का वो 19 का वो है नंबर 2। ठीक है, टू गिव इंपोर्टेंस टू द चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। जो बच्चा एक अनुभव करके आ रहा है उस बच्चे के अनुभव को ध्यान में रखते हुए आपको उस बच्चे का सृजनात्मक तरीके से विकास करना है, उस बच्चे के बारे में सोचना है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? नंबर 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इमोशन एंड कोग्निशन इच अदर। इमोशन एंड कोग्निशन, इमोशन मतलब भावना, कोग्निशन मतलब संज्ञान। ये एक दूसरे के साथ है, कैसे? कंप्लीटली डिफरेंट है, फ्री है, एम्बॉडीड है या नॉट रिलेटेड है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जल्दी से आंसर करें। आयोग के आप लोग अच्छे से इसका आंसर कर पा रहे होंगे। चलते दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर हमारा इसका क्या होगा? राइट आंसर की जब हम इसकी बात करते हैं तो नंबर 20 का जो राइट आंसर है हमारा वो है नंबर 2। देखिए इमोशन एक अलग चीज है और आपका संज्ञान एक अलग चीज है। भावनाओं में बहना और किसी चीज पर संज्ञान करना, उसको समझना, सोचना, ये दोनों अलग अलग बातें एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे पर साथ नहीं है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़े और आंसर दें। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिवेल एंड रिमेम्बरेंस, या लर्निंग मैकेनिज्म रिमेम्बरिंग प्रोसेस, लर्निंग इज ए कॉन्टेक्ट ऑफ बिहेवियर्स बाय द alveolar relationship, या लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर नॉलेज थ्रू द एक्टिव अप्रोप्रिएशन। चलिए दोस्तों हिंदी की ओर बढ़ते हैं। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्थान
स्मरण की प्रक्रिया, या अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, या अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन, या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। आई होप कि इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पहले से भी पता होंगे और इसके आंसर आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों 21 क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो 21 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो आयोग ने माना है, जिसको लेकर हम डिस्कस करेंगे और वही हम बताने वाले हैं, वो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर। लर्निंग एक ढांचा का अध्ययन है, नॉलेज थ्रू एक्टिव अप्रोप्रिएशन। मैंने क्या बताया, जहां कहीं एक्टिव की बात आ जाए, क्रिएटिव की बात आ जाए, अपॉर्चुनिटी की बात आ जाए, मोटिवेशन की बात आ जाए, तो वही हमारा पॉजिटिव आंसर होता है और वही कहीं ना कहीं हद तक सही होता है। चलिए दोस्तों रुक करते हैं 22 क्वेश्चन की ओर, यानी 22 क्वेश्चन की ओर रुक कर रहे हैं हम और जल्दी पहुंचने वाले हैं हम 30 क्वेश्चन के पास। व्हाट आर द sequence of the given clear examples and non example to the student? कौन से clear example और non example हैं स्टूडेंट के लिए? This is an appropriate way to emerge critical. Yeah, it creates confusion in the student's brain. ये बच्चों के दिमाग में confusion पैदा करता है. It creates a lack of understanding of learning. It pays attention to the word diversion. यानी इसको आप पढ़ सकते हो। दूसरा हिंदी वालों के लिए बात करें तो हिंदी में क्या लिखा हुआ है, छात्रों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं। देखिएगा, आलोचनात्मक जैसे को उभारने के लिए यह एक उपयुक्त तरीका है। ये छात्रों के मस्तिष्क में भ्रांति उत्पन्न करता है या यह सीखने की समझ में अभाव पैदा करता है। यह सकारात्मक समझ के बजाय कार्य विविधतापूर्ण प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान देता है और केंद्रित करता है। ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है हमारा नंबर 1। राइट ऑप्शन है हमारा नंबर 1 इज द राइट आंसर। दिस इज एन अप्रोप्रिएट वे टू इमर्ज क्रिटिकल। हमें क्रिटिकल यानी क्रिएटिव सोचना है। अभी मैंने बताया था आपको इसका इस तरीके से आप आंसर को पकड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नंबर 23 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंटली अवॉर्डिंग चिल्ड्रन फॉर पार्टिसिपेशन इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड यूजिंग पनिशमेंट? समझने का प्रयास करें दोस्तों, क्या मतलब इसका हिंदी में समझें। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी पुरस्कार देना, ठीक है, स्टिक एंड रिवार्ड पॉलिसी। रिवार्ड एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है कि पहले उसको प्यार दो, उसके बाद डंडी मार दो या उसको पीट दो, ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा को कम करता है। 23 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, देख लीजिएगा। तो 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर 4। नंबर 4 इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन क्या है, वो बच्चे की जिज्ञासा को कम करेगा अगर किसी बच्चे को आप पीट रहे हो। हर ये बात समझ में दोस्तों, और ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर और जल्दी ही हम अपने मुकाम की ओर पहुंच रहे हैं। जल्दी उन क्वेश्चन की ओर पहुंच रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकल प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग? दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट ऑप्शन आपके सामने, फिजिकल पनिशमेंट, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कंटीन्यूअस एंड ओवरऑल असेसमेंट या कंटीन्यूअस कंपैरेटिव इवैल्यूएशन रिकॉर्ड। ऑप्शन के पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या पहला दूसरा तीसरा या दूसरा तीसरा और चौथा। ऐसी हिंदी में आपको दी है, हिंदी में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है नंबर 2। नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर? यानी पहला और तीसरा हमारा बिल्कुल इसमें सही है, ठीक है। पहला जो है फिजिकल पनिशमेंट की बात करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग? मीनिंगफुल लर्निंग 24 का जो राइट आंसर है। क्यों है देखिएगा, मीनिंगफुल लर्निंग की बात करता है। और तीसरा क्या है, कंटिन्यूअस एंड ओवरऑल असेसमेंट, बच्चे का लगातार असेसमेंट होता रहना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग? चलिए दोस्तों रुक करते हैं। जो आयोग ने आंसर की जारी की है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूं और अपना व्यू आपके सामने रख रहा हूं और आप लोग भी अपना व्यू रखें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कौन से क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट तो नहीं है। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों के लिए मैं इतनी फैसिलिटी दे रहा हूं, तो आपको क्या करना है, आप हमें 8449889709 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट हमें भेज सकते हैं। उसके बाद हम जो आप चाहते हो जिस भी टॉपिक को लेकर डिस्कस किया जाए उस टॉपिक को लेकर आपके सामने मैं आऊंगा। आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, एनसीएफ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए दोस्तों, हाउ कैन टीचर सिंपली चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेंसिव
education, giving a lecture by arranging competitive opportunity या repeated by the mechanical practice by providing opportunity for the exploration and discussion। हिंदी की बात करें तो हिंदी आपके सामने ये रही, शिक्षक बच्चों की गहन शिक्षा की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था के द्वारा या बार बार यांत्रिक अभ्यासों के द्वारा या अन्वेषण परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25 और ये क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों हमारा नंबर 4। नंबर 4 इज द राइट आंसर। बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। और अभी मैंने आपसे कहा था कि जब जब क्रिएटिविटी की बात आएगी, जब जब अपॉर्चुनिटी की बात आएगी, जब जब मोटिवेशन की बात आएगी, जब जब आपके लिए जो ग्रुपिंग की बात आएगी, ग्रुप डिस्कशन की बात आएगी, तो वो ऑप्शन ज्यादा सही होंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से आंसर करें। 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करें, फिर मैं इसको बताता हूं क्या होगा इसका राइट आंसर। 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाउ कैन एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर प्रोड्यूस चिल्ड्रन बाय बिकमिंग एन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर? कैसे वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है? Children को by becoming an effective solver to give physical title for every small task, emphasizing only produced knowledge by rejecting and punishing incorrect, by encouraging children to apply institutely and brainstorming on the same। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। दोस्तों एक बात और बता दूं, जहां कहीं भी ओनली वर्ड आ जाए, जहां कहीं भी ओनली वर्ड आ जाए वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होगा। ओनली वाला शब्द जहां पर भी आ जाए उसको हमेशा काट देना, वो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका नहीं है। अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो नंबर 4 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों रुक करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। जल्दी से बताएं इसका क्या होगा राइट आंसर। In which of the following periods does not physical growth and development occur at a rapid pace? समझिएगा दोस्तों क्या होगा। In which of the following periods does not physical growth and development occur at a rapid pace? यानी किस तरीके से उसको तेजी से किया जा सकता है, किस स्टेज में किया जा सकता है। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट एंड एडल्टहुड। देखिए दोस्तों, अगर बात करें जिन पियाजे के सिद्धांत की, तो जिन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चे का जो तेजी से विकास होता है और पीसफुली विकास होता है, वो विकास होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड में। इन्फेंसी में होता है बच्चे का भाषा का सबसे तेजी से विकास होता है। ठीक है, और जो बॉडी की बात करें, बॉडी का भाषा का विकास जो होता है वो आपका होता है प्री ऑपरेशन स्टेज में। और जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो प्री चाइल्डहुड कह सकते हैं, प्री ऑपरेशन स्टेज कह सकते हैं, उससे पहले की स्टेज होती है। तो आपका पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यही होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। और ये क्वेश्चन की सीरीज जल्दी आपके सामने समाप्त होने वाली है। 2019 में जो दिसंबर 2019 में पेपर आया था सीटेट का, उससे संबंधित जितने भी चाइल्ड पेडागोजी एंड इंग्लिश चाइल्ड पेडागोजी के जो क्वेश्चन थे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, वो सभी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। Which of the following is not a theory of development? निम्न में से कौन सी विकास की थ्योरी नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज वेरिएबल, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल रेफरेंस टू डोंट अफेक्ट इट। जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर देंगे बिल्कुल वो आंसर जो आपको आयोग ने माना है और जो आपको क्वेश्चन करते समय उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों राइट आंसर को रुक करते हैं। राइट आंसर है आपका नंबर 4। ठीक है, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, डेवलपमेंट जो है वो यूनिवर्सल है एंड कल्चरल रेफरेंस, वो कहना कि कल्चर को दर्शाए, डोंट टू अफेक्ट इट, जिसको प्रभावित नहीं करता है। चलिए दोस्तों रुक करते हैं 29 क्वेश्चन की और 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। वो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वो क्वेश्चन में जेनेटिक्स सिग्नल्स मेथड यानी कोड रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स बाय द पीपल इनवॉल्व कैरेक्टरिस्टिक या एनवायरनमेंट इफेक्ट्स या कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। हिंदी की बात करें, हिंदी वालों के लिए भी मैंने सुविधा उपलब्ध करा रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है।
लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिकता संकेत पद्धति कोड या जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव या अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है, 23 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। और राइट आंसर जो हमारा है वो राइट आंसर है हमारा नंबर 3, इन्वायरमेंट। यानी कहीं ना कहीं समाज में जो पर्यावरण है उसका इफेक्ट पड़ता है बच्चे के विकास के संबंध में, विच इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होगा? देखिए एक बच्चा अगर भारत में जन्म ले रहा है तो माँ पापा ये सब को बोलेगा, अगर वही अमेरिका में जन्म ले रहा है तो वो कहीं मॉम डैड कहने लगेगा। इट्स अ मैटर ऑफ एनवायरमेंट। उसको कहीं तमिलनाडु में जन्मा है तो तमिल बोलेगा, गुजरात में जन्मा है गुजराती बोलेगा, और आपका मद्रास में जन्मा है तो मद्रासी बोलेगा। इट्स अ मैटर ऑफ एनवायरमेंट। क्लियर है दोस्तों? ये सबसे पहला प्रभाव पड़ता है उस बच्चे पर। आइए दोस्तों आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपका नंबर 3 और इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे आपके सारे प्रैक्टिस जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं 2011 से लेकर 2019 तक। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी इज द एग्जांपल। इनमें से कौन सी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है? सोशलाइजेशन एजेंसी का उदाहरण है ये आपको बताना है फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड मीडिया, स्कूल एंड मीडिया, मीडिया एंड नेबरहुड, और दूसरा नेबरहुड दिया। आप इधर भी देख लीजिएगा, हिंदी वालों के लिए मैंने ये दिया है निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीय का मतलब जो दूसरी बार बच्चे को सिखाने का काम करे दूसरे स्तर पर। सबसे पहले परिवार होता है, तो जहां जहां परिवार है वो आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात आती है मीडिया और आपका विद्यालय, यानी नंबर 30 का आंसर क्या होना चाहिए? आपको देखिए विद्यालय, मीडिया। नंबर 4 की बात करते हैं मीडिया में पास पड़ोस, मीडिया में पास पड़ोस। अब दोस्तों बात करें कि मीडिया का क्या मतलब है, यानी इसका क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा? नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 4 आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए यानी सबसे बात करें तो जो पड़ोसी होते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए स्कूल बच्चा बाद में जाता है, अगर बात करें विद्यालय की तो विद्यालय बाद में जाता है। परिवार से हटके वो जब मोहल्ले पड़ोस में बच्चों के साथ बैठता है तो वो सिखाते हैं। और जो मीडिया होती है जहां से उसे जानकारी मिलती है, कोई भी ऐसी एक्सटर्नल नॉलेज, उसके माध्यम से वो बच्चा सीखता है। और यही हमारा राइट आंसर है जो आयोग ने भी दिया है और हमने भी माना है। दोस्तों आज के लाइव सेशन में हम लोगों ने बात की थी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के बारे में, और ऐसे ही लाइव सेशन आपके लिए ऐसे ही सेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बशर्ते आप लोग को रेस्पॉन्स देना होगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी दबाना है जब भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट किया है कंप्लीट किया हमने 30 क्वेश्चंस को जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित थे। आपके सामने ये आंसर की जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है उसकी सबकी आंसर की आपके सामने है। पहले का क्या है, दूसरे का क्या है, थर्ड का क्या, फोर्थ का क्या, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लिखा है सभी आंसर आयोग के ऑफिशियल आंसर की से मैच करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि लाइव सेशन जो ये आपका जो वीडियो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो हाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल ईवर्ल्ड एकेडमी हापुड़ को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप करें इस नंबर पर 8449889709 पर आप लोग व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं या किस विशेष टॉपिक पर आप चर्चा करवाना चाहते हैं, मैं किस टॉपिक को स्पेशली आपके लिए लेकर आऊं, आप लोग चाहते हैं तो उसको स्पेशली बता दें मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, कॉल नहीं क्या कॉल हो सकता है मैं उठा भी लूं और नहीं ऐसा भी हो सकता है मैं नहीं उठाऊं बिजी शेड्यूल होने के कारण। ठीक है, ये हमारे चैनल का लोगो है, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे आज का लाइव सेशन अच्छा लगा होगा तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मैं आपके लिए आपसे करता आ रहा हूं, और आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट को अनदेखा नहीं करोगे, आप लोग को इस मेरी मुराद को पूरा करोगे। यानी आप इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन दबा दें। ठीक है, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन पड़ोसियों के पास, अपने भाई बहन भतीजे और अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आप चाहते हैं दोस्तों को भी इस वीडियो का लाइव मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। क्लियर है? तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं और उम्मीद करता हूं लाइव सेशन ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे ऐसे हंसते मुस्कुराते
नई वीडियो के साथ। और आप लोग जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बने रहिए, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचा कर रखें अपने आपको और पढ़ाई पे लगे रहें, क्योंकि 2020 आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है अगर आपने इस कोरोना टाइम को यानी आप लॉकडाउन के टाइम को आपने अच्छे से कंज्यूम किया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।